द डिबेट में आपका स्वागत है। करीब 20 साल, आप सोचिए 20 साल की बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच आखिरकार एक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर मुहर लग गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये डील दुनिया की लगभग 200 करोड़ आबादी को सीधे सीधे प्रभावित करेगी। और ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया अमेरिका और चीन के बीच चल रही खींचतान को देख रही है। स्रोत सामग्री बताती है कि ये डील सालों तक एक कश्मकश में फंसी हुई थी। संप्रभुता बनाम पूरकता, मतलब अपने घरेलू उद्योगों को बचाने की जिद और एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाने की जरूरत के बीच का एक तनाव। तो आज की हमारी चर्चा का बड़ा सवाल यही है, क्या ये समझौता दोनों पक्षों के लिए एक सोची समझी और आप कह सकते हैं एक बराबर की जीत है, या फिर ये दुनिया के बदलते हालात के दबाव का नतीजा है जिसमें भारत को अपनी कुछ अहम और संरक्षित नीतियों पर ज्यादा ही झुकना पड़ा। मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये समझौता एक रणनीतिक और बराबरी की जीत है। और मेरा मानना है कि ये समझौता जरूरी तो था, लेकिन ये बराबरी का सौदा नहीं है। मुझे लगता है इसमें भारत ने रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा रियायतें दी हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये एक शानदार कूटनीतिक जीत है जिसने 20 साल से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ा है। इस समझौते की खूबसूरती ये है कि यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं की जो पूरकता है, मतलब एक दूसरे की ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। भारत क्या बनाता है? हम कपड़े, जूते, लेदर गुड्स जैसे श्रम प्रधान उत्पादन बनाते हैं। इस डील के लागू होते ही इन चीजों पर यूरोप में लगने वाला 12 से 17% का भारी भरकम टैरिफ वो तुरंत हट जाएगा। इससे हमारे निर्यातकों को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के सामने एक बराबरी का मौका मिलेगा, जिनके पास पहले से ही यूरोप के साथ ऐसे समझौते हैं। और बदले में यूरोप को क्या मिल रहा है? उन्हें अपनी पूंजी प्रधान मशीनरी, एयरक्राफ्ट्स और हाईटेक सामान के लिए भारत का एक विशाल बाजार मिल रहा है। हम अगले 5 से 10 सालों में इन पर लगने वाले 44% तक के टैरिफ को घटाकर शून्य कर देंगे। ये लेन देन का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां दोनों पक्ष वो दे रहे हैं जो उनके पास ज्यादा है और वो ले रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। और इसे सिर्फ व्यापार के चश्मे से मत देखिए। अमेरिका के संरक्षणवाद और चीन पर घटते भरोसे के बीच ये डील भारत और यूरोप के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी बनाती है। इस पूरकता का फायदा उठाने के लिए भारत ने अपनी संप्रभुता यानी अपनी पॉलिसी बनाने की आज़ादी पर कुछ ज्यादा ही बड़े और जोखिम भरे समझौते कर लिए हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा उदाहरण है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। सालों तक हमने अपने घरेलू कार इंडस्ट्री को ऊंचे टैरिफ की दीवार से बचाकर रखा, लेकिन अब हम यूरोपीय लग्जरी कारों पर टैक्स 30-35% तक कम करने को तैयार हो गए हैं और आगे चलकर इसे 10% तक लाने की बात है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे 2.5 लाख यूनिट का कोटा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन ये एक ऐसी शुरुआत है जो भविष्य में हमारे घरेलू उद्योग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये एक संरक्षित किले में सेंध लगाने जैसा है। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM एक और बहुत बड़ी रियायत है, जो वो हमारे स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर लगाएगा। हमने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन आखिरकार हमें इसे मानना पड़ा। और इसके बदले में हमें क्या मिला? हमारी दशकों पुरानी मांग थी मोड 4 लिबरलाइजेशन की, यानी हमारे IT प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स के लिए यूरोप में जाकर काम करना आसान हो। उस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। हमें सिर्फ बिजनेस विजिटर्स के लिए एक फ्रेमवर्क मिला है जो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। चलिए आपके ऑटोमोबाइल वाले पॉइंट पर ही बात करते हैं। आप इसे एक खतरे की तरह देख रही हैं, जबकि मुझे ये एक बहुत ही नपातुला और सोचा समझा कदम लगता है। ये रियायत सिर्फ लग्जरी कारों पर है, वो भी एक सीमित कोटे के साथ। इसका मतलब ये है कि ये भारत के आम आदमी की कार बनाने वाली कंपनियों, जो हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ हैं, के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। और इलेक्ट्रिक वाहनों को तो पूरी तरह से बाहर रखा गया है, जो कि भविष्य का बाजार है। तो हमने अपनी संप्रभुता से समझौता कहाँ किया, बल्कि ये कदम तो यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि वे इन टैरिफ से बच सकें। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। ये पूरकता का फायदा उठाने के लिए संप्रभुता पर किया गया एक छोटा लेकिन समझदारी भरा एडजस्टमेंट है। पर क्या ये एडजस्टमेंट वाकई छोटा है? आप आज की बात कर रही हैं, मैं आने वाले कल के खतरे की बात कर रही हूँ। ये एक ऐसी मिसाल कायम करता है जो भविष्य में और रियायतों का दरवाज़ा खोल सकती है। आज लग्जरी कारें हैं, कल मिड सेगमेंट की कारें हो सकती हैं।
और आपने ईवीज की बात की, लेकिन क्या होगा अगर 5 साल बाद यूरोपीय कंपनियां भारत से बेहतर और सस्ती ईवीज बनाने लगें? तब क्या हम फिर से बाजार खोलने के दबाव में नहीं आ जाएंगे? हमने भविष्य की प्रतियोगिता के खिलाफ अपनी एक बहुत बड़ी ढाल को खुद ही कमजोर कर दिया है। ये सिर्फ टैरिफ कम करने की बात नहीं है, ये एक नीतिगत संकेत है कि भारत दबाव में अपने रणनीतिक रूप से जरूरी क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी समझौता कर सकता है। अगर ये इतना ही सोचा समझा कदम था, तो सरकार ने भविष्य में ईवीज को लेकर कोई सुरक्षा क्लॉज क्यों नहीं जोड़ा? क्या ये एक चूक नहीं है? ठीक है, ऑटोमोबाइल पर हमारी राय अलग है, लेकिन अगर हम बड़े रणनीतिक मुद्दों की बात करें तो यूरोप ने भी तो हम पर CBAM जैसा एक बड़ा बोझ डाला है, पर मुझे लगता है कि हमने उसके बदले में भी कुछ हासिल किया है। सेवा क्षेत्र में जो फ्रेमवर्क मिला है उसे आप कम मत आंकिए। ये हमारे IT प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में जाकर प्रोजेक्ट्स पर काम करना और क्लाइंट से मिलना आसान बनाएगा। ये एक शुरुआत है, और जहां तक CBAM का सवाल है, देखिए, ये एक ऐसी हकीकत थी जिससे हम बच नहीं सकते थे। यूरोप अपने क्लाइमेट गोल्स को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन अहम बात यह है कि समझौते में एक रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म का प्रावधान है। इसका मतलब है कि अगर CBAM की वजह से भारत का निर्यात एक तय सीमा से ज्यादा प्रभावित होता है, तो हमें जवाबी कार्रवाई में कुछ यूरोपीय आयातों पर टैरिफ फिर से बढ़ाने का अधिकार होगा। ये एक जरूरी सुरक्षा वॉल्व है। माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये तर्क बिल्कुल भी वजनदार नहीं लगता। एक शुरुआत और एक बाध्यकारी टैक्स सिस्टम को मान लेने में जमीन आसमान का फर्क है। यूरोप अपने एक विवादास्पद नियम पर अड़ा रहा और हमें कोई खास छूट नहीं दी, जबकि हमें अपने एक दशक पुरानी मांग पर सिर्फ एक सांकेतिक प्रगति मिली। और आप जिस रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म की बात कर रही हैं, वो अभी तक एक अस्पष्ट वादा है। ये कैसे काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ CBAM एक निश्चित लागत है जो हमारे निर्यातकों को आज से ही चुकानी पड़ेगी। यूरोप असल में अपनी क्लाइमेट पॉलिसी को एक्सपोर्ट कर रहा है और CBAM के जरिए भारत जैसे देशों से उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रहा है। ये तो वैसा ही सौदा हुआ कि हम आपसे 1 किलो सोना लेंगे और बदले में आपको 1 किलो चांदी देने का वादा करेंगे। वादा कब पूरा होगा ये किसी को नहीं पता, पर सोना तो आज ही चला गया। ये बराबरी का सौदा कैसे हो सकता है? मैं समझता हूं कि आप इसे कैसे देख रही हैं, लेकिन हमें उस बड़े कैनवस को भी देखना होगा जिस पर यह तस्वीर बनी है, यानी भू राजनीति। यहां पर जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि 20 साल तक जो गाड़ी अटकी हुई थी वो अचानक चल कैसे पड़ी। इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, जियोपॉलिटिक्स में है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को चीन के एक भरोसेमंद विकल्प की सख्त जरूरत थी, और अमेरिका के बढ़ते संरक्षणवाद के बीच भारत को भी एक मजबूत साथी चाहिए था। इसी दबाव ने दोनों पक्षों को अपनी पुरानी अवास्तविक मांगों को छोड़कर एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए मजबूर किया। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस डील से पहले भारत यूरोपीय संघ का सिर्फ 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इस डील ने एक अंडर परफॉर्मिंग रिश्ते को एक नई रणनीतिक गहराई दी है। ये एक आकर्षक दलील है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि ये दबाव शायद एक तरफा ज्यादा था? यूरोप युद्ध और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की तत्काल जरूरत के कारण यूरोप ज्यादा मजबूर था। उनके पास विकल्प कम थे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत थी। इसके बावजूद समझौते की शर्तें बताती हैं कि भारत ने अपनी संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा नरमी दिखाई। ऑटोमोबाइल एक उदाहरण है, कृषि दूसरा है। ये सही है कि डेयरी और पोल्ट्री जैसे हमारे सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन यूरोपियन वाइन और जैतून के तेल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम किए गए हैं, जो हमारे किसानों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। ये दिखाता है कि दबाव भले ही दोनों तरफ था, लेकिन मोल भाव में रियायतें भारत की तरफ से ज्यादा हुईं। ऐसा लगता है कि यूरोप अपनी मजबूरी के बावजूद हमसे बेहतर सौदा करने में कामयाब रहा। मैं इस बात से असहमत हूं। कृषि क्षेत्र को बचाना ही इस समझौते में भारत की सबसे बड़ी जीत है। ये क्षेत्र भारत के 10 करोड़ किसानों से जुड़ा है और हमारी राजनीति और समाज के लिए बेहद संवेदनशील है। इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखना ये दिखाता है कि भारत ने अपनी प्राथमिकताओं पर कोई समझौता नहीं किया। ये हमारी बातचीत करने की ताकत का सबूत है। और चलिए फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, जहां भारत और यूरोप दोनों की अपनी अपनी ताकत है। हमने एक दूसरे के आयातों पर टैरिफ कम किए हैं, जिससे व्यापार बढ़ेगा, दवाएं सस्ती होंगी और उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
ये दिखाता है कि जहां बराबरी की गुंजाइश थी वहां हमने एक अच्छा सौदा किया। फार्मा में तस्वीर इतनी सीधी और सरल नहीं है, जैसा कि स्रोत सामग्री भी इशारा करती है। यूरोप का एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा, डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, अभी भी टेबल पर है और अनसुलझा है। मैं समझाती हूँ ये क्या है। जब कोई कंपनी नई दवा बनाती है तो उसे पेटेंट मिलता है। पेटेंट खत्म होने के बाद भारत की कंपनियां उसी फॉर्मूले से सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, लेकिन डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज ओरिजिनल कंपनी को ये अधिकार देता है कि वो अपनी दवा के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को कई सालों तक गुप्त रख सके। इसका मतलब ये है कि पेटेंट खत्म होने के बाद भी हमारी कंपनियां उस डेटा का इस्तेमाल कर दवा नहीं बना पाएंगी, जिससे ओरिजिनल कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। ये क्लॉज भारत की जेनेरिक दवा इंडस्ट्री, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता ना होना ये बताता है कि कई कांटेदार मुद्दे या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं या भविष्य के लिए छोड़ दिए गए हैं, जो भारत के लिए अनिश्चितता पैदा करता है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि यह समझौता कई परतों वाला और जटिल है। यह कोई परफेक्ट डील नहीं है और शायद कोई भी डील परफेक्ट नहीं होती, लेकिन 20 साल के गतिरोध और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए यह एक बहुत ही अहम और व्यावहारिक प्रगति है। इसने भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक गहरे आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते की नींव रखी है, जो आने वाले समय में दोनों को मजबूती देगा। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई समझौता ना होने से एक समझौता होना बेहतर है, लेकिन इस चर्चा से ये भी साफ है कि इस सौदे में पलड़ा बराबरी का नहीं है। भारत ने भविष्य के लिए कुछ जरूरी सुरक्षा उपायों का त्याग किया है। CBAM की असल लागत क्या होगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को खोलने का हमारे घरेलू उद्योग पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, इसकी बहुत बारीकी से निगरानी करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सौदा असल में भारत के हित में काम करे। इस जीत के उत्साह में हमें सावधानी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। आखिरकार इस समझौते की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके प्रावधानों को जमीन पर कैसे उतारा जाता है। स्रोत सामग्री में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है, जो ये दिखाता है कि व्यापार नीतियां सिर्फ अर्थशास्त्र से नहीं, बल्कि किसी देश की संप्रभुता, उसकी महत्वाकांक्षाओं और भू-राजनीति से कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। और यही बात अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने के महत्व को दर्शाती है, ताकि किसी भी बड़े नीतिगत फैसले के सभी संभावित नतीजों को, चाहे वे फौरी हों या दूरगामी, अच्छी तरह से समझा जा सके। केवल तभी हम उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं।